नमस्कार साथियों। पिछले एक एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि यूएन की जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी क्या स्पीच दी थी। उस स्पीच के बारे में हमने एडिटोरियल में समझा था, पढ़ा था। आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है टू स्पीचेस। यहाँ वहीं उसी जगह पर, उसी जनरल असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपनी स्पीच दी थी। तो उन्होंने किस बारे में स्पीच दी और भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच और उनकी स्पीच में क्या पर्टिकुलर डिफरेंस था, उनका मोटिव क्या था, उनका फोकस किस पे था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मोटिव और फोकस किस चीज पे था, आज उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे एडिटोरियल से। एडिटोरियल का टाइटल है टू स्पीचेस। तो बस मैं ये चाहूंगा कि आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और वो कैप को साथ साथ इंप्रूव करते चले जाइए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप सारे साथ साथ लिखते जरूर चले जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू स्पीचेस, दो जो स्पीच हुई है, ठीक है ना, दो जो भाषण वहां पे दिए गए हैं उनके बारे में बात करता है कि इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी ऑफ राइजिंग बायलैटरल इश्यूज इन ग्लोबल फोरा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास एक मीनिंग आया कि ये माइंडफुल। देखो माइंडफुल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, मतलब जहां पे आप दिमाग का पूरा यूज करते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया, वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है। ऑफ राइजिंग बायलैटरल, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। बायलैटरल का क्या मतलब होता है, द्विपक्षीय। और फोरा का मतलब होता है मंच, स्थल भी कहते हैं इसको कई बार। इसका यहाँ पे है ग्लोबल फोरा का मतलब वैश्विक मंच। भी भारत को मस्ट बी माइंडफुल, भारत को क्या होना चाहिए, अपना पूरा विवेकपूर्ण, मतलब दिमाग का पूरा प्रयोग करना ही चाहिए। ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान की रणनीति को लेकर। ऑफ राइजिंग, जो कि क्या उठा रहा है, बायलैटरल इश्यूज इन ग्लोबल फोरा। बायलैटरल इश्यूज का मतलब द्विपक्षीय मुद्दों को, कहां पर, ग्लोबल फोरा पे, मतलब वैश्विक मंच पर। तो भारत को क्या थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से अपना पूरा दिमाग का प्रयोग करते हुए इन सब चीजों के बारे में क्या करना होगा, समझना होगा, सोचना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। द स्पीचेस एट द यूएन जनरल असेंबली, जो भाषण हुए, दो स्पीचेस हुई, किस किस की, इमरान खान की भी हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हुई। एट द यूएन जनरल असेंबली बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा। एंड अ डे लेटर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब पहले तो इमरान खान ने वो दिया था स्पीच और फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो स्पीच दी थी। अ डे लेटर, एक दिन बाद किसने दिया, नरेंद्र मोदी ने दी। वर अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। अब देखो ये वर का जो यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, द स्पीचेस के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, द स्पीचेस। अब ये पूरा का पूरा मतलब ये तो क्या किया, द स्पीचेस एट द यूएन जनरल असेंबली, ये यहां तक एक क्लोज हुआ, फिर ये 22 से लेकर और ये नरेंद्र मोदी तक इसने आपको थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, अतिरिक्त जानकारी दी है। पहले किसकी हुई स्पीच, बाद में किसकी स्पीच हुई, ठीक है ना। तो स्पीचेस जो प्लूरल था उसलिए उसने यहाँ पे क्या यूज किया है, वर किया है। वर अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये वर जो है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट वर्ब भी है। वर है स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। देखो स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि आप एक, देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। तो स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे इसने सेंटेंस को बनाया कि आप इसका अध्ययन कर सकते हो, किसका, विरोधाभास का। मतलब विरोधाभास को देख सकते हो कि भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच और प्राइम मिनिस्टर इसकी इमरान खान की स्पीच को जब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, समझोगे, तब आपको साफ साफ पता चलेगा कि कॉन्ट्रास्ट तो है, इनमें विरोधाभास तो है। मतलब विरोधाभास को आप देख सकते हो, उसका अध्ययन कर सकते हो। ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज ऑन रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अब देखो मोदी साहब ने तो क्या किया, फोकस करा, किस चीज पे फोकस करा, ऑन इंडियाज ऑन रोल, भारत के खुद के रोल पे, ठीक है ना। ऑन द वर्ल्ड स्टेज, वैश्विक जो मंच था वहां पर भारत के खुद के रोल को लेकर उन्होंने तो अपना फोकस रखा। एंड द नीड, और साथ ही साथ किस पे फोकस रखा, नीड, जरूरत पे, टू रिफॉर्म, सुधार की, द यूएन, यूएन के सुधार की बात भी उन्होंने वहां पे करी कि यूएन में सुधार की भी जरूरत है, इस पे भी उन्होंने बोला। एंड द एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने क्या बात की कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है ना, उसमें विस्तार किया जाए। टू गिव इंडिया, क्या देने के लिए, भारत को, मोर रिप्रेजेंटेशन की, भारत को क्या देने के लिए, और ज्यादा वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो उनका, ठीक है ना, एक तरीके से उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये सारी बातों पे फोकस रहा किसका, मोदी साहब का। मिस्टर खान फोकस्ड, और अब बात करते हैं खान साहब का फोकस कहां रहा। मिस्टर खान फोकस्ड लेस टाइम ऑन पाकिस्तान, उन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया किसको, पाकिस्तान को। तो मतलब पाकिस्तान की बात तो उन्होंने ना के बराबर करी। लॉन्चिंग ए ब्रॉड साइड अगेंस्ट इंडिया, और उन्होंने क्या किया,
ब्रॉड साइड का मतलब यहाँ पे क्या, भारत के खिलाफ ज्यादा फोकस करा उन्होंने, ठीक है ना। लॉन्चिंग है ब्रॉड साइड का मतलब अपना ज्यादा जो साइड रखी उन्होंने, ज्यादा जो फोकस रखा वो किसकी तरफ रखा, भारत के खिलाफ रखा, मतलब ज्यादातर वो भारत के खिलाफ बोलते गए, पाकिस्तान को टाइम कम दिया। मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस टू पाकिस्तान। अगर बात करें मोदी साहब की, तो मोदी साहब ने मेड नो रेफरेंस टू पाकिस्तान, मतलब उन्होंने तो पाकिस्तान की कोई बात करी नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की कोई जिक्र नहीं किया उसमें। एंड स्पोक, और बोले अबाउट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ बोले वो तो ओनली इन ब्रॉडर टर्म्स। ब्रॉडर टर्म्स का मतलब है व्यापक स्तर पर, उन्होंने व्यापक स्तर पे किसके बारे में बोला, आतंकवाद के खिलाफ बोला, उन्होंने पाकिस्तान को कोई रेफर नहीं किया, ठीक है। अ रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच, अब देखो यहां पे क्या कहता है, अ रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच वाज लेफ्ट। अब मोदी साहब ने क्या किया, जो आंसर देना था मिस्टर खान की स्पीच का, उनके भाषण का जो जवाब देना था ना, वाज लेफ्ट, वो छोड़ दिया एन इंडियन डिप्लोमेट, किसके ऊपर, एक भारत के डिप्लोमेट के ऊपर, भारत का जो डिप्लोमेट था वहां पे, जो भारत को प्रतिनिधित्व वहां पे कर रहे थे, उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप जवाब दे देना इनको। हु डिस्क्राइब्ड, और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने वर्णन किया इट एज एन इंसेंस्ड रेंट। अब देखो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, यहां पे इसका क्या मतलब बनता है, देखो इंसेंस्ड का तो मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार निरंतर करने वाला कोई भी काम, और रेंट का मतलब होता है, कोई होता है ना अनियंत्रित गुस्सा, मतलब आप ये कह सकते हो आपकी भड़ास जो आप किसी पे निकालते हो, तो रेंट का मतलब क्या होता है, भड़ास होता है। जैसे मान लो आप किसी भी चीज को लेकर किसी पर रेंटिंग करते हो, मतलब रेंटिंग का मतलब भड़ास निकालते हो। जैसे मान लो अभी किसान है, तो वो किस पे भड़ास निकाल रहे हैं, सरकार पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो रेंटिंग ऑन गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो रेंट का मतलब होता है भड़ास निकालना, अनियंत्रित जो गुस्सा होता है ना जिसमें, और या इंसेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, लगातार, कंटिन्यूअस। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये क्या है, इंसेंस्ड रेंट है, मतलब एक लगातार कहे जाने वाला अनियंत्रित गुस्सा है, भड़ास है, मतलब उन्होंने ये कह दिया क्लियर कि ये हमेशा क्या करते रहते हैं, भड़ास निकालते रहते हैं, ठीक है। एंड लाइज, झूठ बोल दिया इसको, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना बोल दिया, ठीक है ना, एक सही सूचना नहीं बोला। एंड वार मॉन्गरिंग, वार मॉन्गरिंग का मतलब है एक अपने आप में ही, वार मॉन्गरिंग का मतलब होता है युद्ध को भड़काने जैसी बात, ठीक है ना, तो युद्ध को बढ़ावा देने वाली बातें। मतलब इमरान खान की स्पीच को उन्होंने क्या डिस्क्राइब कर दिया कि एक तो ये क्या है, लगातार कही जाने वाला, लगातार किए जाने वाला गुस्सा है, ठीक है ना, भड़ास है एक तो उनकी, ठीक है, ताकि वो निकालते रहते हैं। लाइज, झूठ है उनका ये पूरा का पूरा स्पीच। मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचना देता है, और युद्ध को भड़काने वाली बात है। तो वार मॉन्गरिंग का मतलब कहता है युद्ध को भड़काने वाली कोई भी बात, ठीक है। मिस्टर खान रेफरेंस टू इंडिया, मिस्टर खान का जो रेफरेंस था इंडिया को लेकर जो उनकी बात थी, विच फॉर्म्ड मोर देन ए थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट। अब देखो ये यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा तो उन्होंने भारत के लिए ही दिया। मिस्टर खान की जो स्पीच थी ना, जिनमें उन्होंने इंडिया को रेफर किया, तो ये जो स्पीच थी विच फॉर्म्ड, जिसमें क्या था, मोर देन अ थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट, 1/3 हिस्सा अपने टेक्स्ट का, अपनी स्पीच का तो उन्होंने फॉर्म किया, मतलब किसके लिए दिया, भारत के लिए। 1/3 हिस्सा तो भारत ही भारत के लिए बोलते गए। रिपीटेड द विलिफिकेशन इन हिज प्रीवियस स्पीचेज, और उन्होंने साथ ही साथ रिपीट किया। विलिफिकेशन का मतलब क्या होता है, खलनायक बनाने जैसा, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो किसी को बुरा दिखाने जैसा, तो उन्होंने खलनायक बनाने जैसे प्रयास किए, ठीक है ना, विलिफिकेशन किया उन्होंने भारत को एक तरीके से, कि भारत को किसी ना किसी तरीके से खलनायक के तौर पे वहां पे प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए इन हिज प्रीवियस स्पीचेस। और जैसा वो कहां भी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस स्पीचेस का मतलब उनके पहले के भी भाषण में वो ऐसा ही काम करते आए हैं। एक्यूजिंग द मोदी गवर्नमेंट को एक्यूज करते हुए, एक्यूजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, वही आरोप लगाते हुए, ठीक है ना। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाते हुए। किस पे आरोप लगाते हो, मोदी की गवर्नमेंट पर, ठीक है। ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया, देखो फोबिया वर्ड जो है वो डर के लिए आता है, ठीक है ना, फोबिया किसके लिए आता है, डर के लिए। तो यहां ये उन्होंने आरोप लगाया भारत की सरकार पर, मोदी पर, कि वो क्या करें, लोगों में इस्लाम का भय पैदा कर रहे हैं। मतलब इस्लामोफोबिया का मतलब इस्लाम का भय, फोबिया भय के लिए आता है ना। और स्टेट स्पॉन्सरशिप, देखो स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब आप क्या करते हो, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है ना, किसी चीज को बढ़ावा देना होता है ना, ये स्पॉन्सरशिप कहते हो। तो उन्होंने आरोप लगाया भारत की सरकार पे कि ये लोगों में इस्लाम का भय पैदा किया जा रहा है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना। स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामिक फोबिया, ठीक है ना, इस्लाम के फोबिया को आप क्या कर रहे हो, इस्लाम के भय को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, और इसको क्या कर रही है सरकार, बढ़ावा दे रही है। ऑफ फॉलोइंग एन, और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने, ऑफ फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। देखो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से कि फेनाटिक, फेनाटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर,
एक वर्ड नोट डाउन कर लेना, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो यहां उन्होंने क्या कहा कि एक अतिवादी आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, कि उन्होंने कहा कि जो सरकार है ना ये अतिवादी विचारधारा को फॉलो कर रही है। अतिवादी विचारधारा का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हो, इस ऐसी पर्टिकुलर आपकी आइडियोलॉजी हो गई, विचारधारा होगी, इसको फॉलो कर रही है। ये उन्होंने उन पर आरोप लगाए ऑफ द आरएसएस। और वो कौन सी विचारधारा है? आरएसएस की, ठीक है ना। आरएसएस की विचारधारा को आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरीके से फॉलो कर रहे हो। विच ही क्लेम्स इज इंस्पायर्ड बाय नाजी कंसेप्ट्स। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया, ठीक है ना, किसने? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, इमरान खान ने ये दावा किया कि इंस्पायर्ड बाय, ये किससे इंस्पायर है? बाय नाजी कंसेप्ट्स ऑफ रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी। देखो उन्होंने तुलना डायरेक्ट किससे कर दी, यहां पे उन्होंने तुलना कर दी कि ये क्या कर रहे हैं, एक अपने आप में। देखो पहले आपको मैं समझा देता हूं, रेशियल का मतलब क्या होता है? रेशियल का मतलब होता है नस्ल, ठीक है ना, नस्ल होता है, ठीक है ना। तो नस्ल से संबंधित शुद्ध और श्रेष्ठ, ये अब यहां पे क्या कहना चाहता है? रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी, कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना इंस्पायर है, क्या इंस्पायर है? जो ये आइडियोलॉजी भारत सरकार की है ना, ये किससे इंस्पायर है? ये है नाजी के कंसेप्ट से, नाजियों के विचारधारा से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर है। और उनकी क्या विचारधारा है वो यहाँ पे ये बताई गई है, ये जो लिखा हुआ है ना, रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी, कि वो क्या समझते थे? अपनी ही नस्ल को सबसे शुद्ध समझते थे, और सुप्रीमेसी सबसे श्रेष्ठ समझते थे। रेशियल प्योरिटी का मतलब जो उनकी रेशियल है, जो उनकी जो पर्टिकुलर उनकी जो नस्ल है, ये सबसे शुद्ध है, सबसे टॉप पे है, सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हिटलर जर्मनी को मानता था ना, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे नाजी की बात हो रही है, ये किससे रिलेटेड है? हिटलर से। तो जैसे हिटलर जर्मनी को मानता था ना, वैसे ही अब भारत सरकार मान रही है, ठीक है। एंड ऑफ प्लानिंग टू, और वो प्लान कर रही है, विचार बना रही है, टू क्लींस द कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज। वो क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का सफाया करना चाहते हैं। क्लींस का मतलब साफ करना चाहते हैं, द कंट्री, अपने देश को, ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है ना, जो अल्पसंख्यक है ना उनका देश से सफाया करना चाहती है। ये कहा किसने? ये आरोप लगाए किसने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। एक्सट्रीम कंपैरिजंस वर मेड बिटवीन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब सुधार होता है, एक्ट एंड द न्यूरेमबर्ग लॉज। चलो समझते हैं ये क्या कानून। एक्सट्रीम कंपैरिजन, एक्सट्रीम कंपैरिजन का मतलब है बहुत ज्यादा स्तर की तुलना कर दी, ठीक है ना। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की, कंपैरिजन का मतलब तुलना, बहुत ज्यादा स्तर की तुलना की किसने? इमरान खान ने, ठीक है ना। और क्या की? वर मेड, की गई, बिटवीन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो नागरिकों का जो संशोधन कर रहे हैं ना, जो नागरिक संशोधन कानून हमने बनाया उसकी, एक्ट एंड द न्यूरेमबर्ग लॉ। अब देखो न्यूरेमबर्ग लॉ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये ना नाजी के लोगों ने एक कानून बनाया था, ठीक है ना, यहूदियों के ऊपर, ठीक है ना। तो उस कानून की तुलना इन्होंने किससे कर दी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हमने बिल बनाया है ना, जो ये कानून बनाया, इसकी एक्सट्रीम कंपैरिजन कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे ले गए वो बात को, ठीक है। तो उन्होंने इसकी तुलना इस न्यूरेमबर्ग लॉ से कर दी। एज वेल एज बिटवीन डिटेंशन कैंप्स इन आसाम एंड द कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी। ये लो उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया? बिटवीन डिटेंशन कैंप। और ये जो तुलना उन्होंने करी ना, ये डिटेंशन कैंप का मतलब होता है ऐसे कैंप्स जहां हिरासत में लोगों को रखा जाता है, ठीक है ना, हिरासत में रखे जाने वाले कैंप्स की तुलना उन्होंने क्या कर दी? डिटेंशन कैंप्स जो आसाम में बनाए गए हैं ना, उनकी तुलना कर दी। एंड द कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी, किनके साथ कर दी? जो नाजी जर्मनी के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते थे। देखो कंसंट्रेशन कैंप्स का मतलब क्या था? वहां पे जहां बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स जो बनाए जाते थे जहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, किन पे? यहूदियों पे। ऐसे कैंप बनाए जाते थे खूब बड़े बड़े, और उनके अंदर क्या करते थे? नाजी जो लोग थे, हिटलर जो था, वो यहूदियों पे अत्याचार किया करता था। तो उनकी तुलना कर दी, कंसंट्रेशन कैंप के साथ तुलना कर दी इन डिटेंशन कैंप जो हमारे आसाम में चल रहे हैं इनकी। चलिए ठीक, आगे क्या कहता है? नेक्स्ट ही लॉन्च्ड इनटू ए डायट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो उन्होंने क्या किया, और फिर साथ ही साथ ही लॉन्च्ड इनटू ए डायट्राइब ऑन जम्मू एंड कश्मीर। डायट्राइब का मतलब यहाँ पे क्या है? एक बहुत ही कठोर, डायट्राइब का मतलब क्या होता है? बहुत ही कठोर। जम्मू और कश्मीर को लेकर इमरान खान ने बहुत ही कठोर बात कह दी। भी इसके बाद नेक्स्ट का मतलब इसके बाद ही लॉन्च्ड इनटू ए डायट्राइब, मतलब एक बहुत ही कठोर बात लॉन्च कर दी। मतलब लॉन्च का यहाँ पे क्या मतलब? कही ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को लेकर मोर और लेस, जो कम या चाहे ज्यादा, मिररिंग, एक तरीके से क्या कर रही थी? मिरर कर रही थी। मिरर का मतलब यहां पे है कि कम या ज्यादा पिछली, मतलब
हिज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर, उसकी पिछली जो स्पीचेस थी, पिछले सालों की जो उनके भाषण थे ना, कम या ज्यादा एक तरीके से उनको ही क्या कर रही थी, मिरर कर रही थी, मतलब उनके जैसी ही थी। ठीक है ना, मिरर का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं उन्हीं को वो एक तरीके से मिरर कर रही थी, उनके जैसी बातें थी। मतलब पिछले साल जिस तरीके की बातें जम्मू और कश्मीर को लेकर इमरान खान करता था ना, वैसी बातें यहाँ पे कह दी। विच इंक्लूडेड, जिसमें उन्होंने इंक्लूड करा, शामिल किया, accusation that the government's moves to dilute Article 370 and reorganize Jammu and Kashmir state into union territories were akin to a final solution of genocide for the state and contravenes UN laws। देखो ये एक सेंटेंस ने यहाँ पे क्या बनाया, मैं पूरा समझाता हूँ आपको कि उन्होंने क्या किया, बहुत ही जम्मू और कश्मीर को लेकर बहुत ही कठोर बातें कही, और कम या ज्यादा मान लो, चाहे थोड़ा कम मान लो चाहे ज्यादा मान लो, ये अपने आप में क्या कर रही थी, एक तरीके से प्रतिबिंब थी उनकी पिछले साल की स्पीच की तरह, पिछले साल के भाषणों का प्रतिबिंब था एक तरीके से। विच इंक्लूडेड, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया, एक्यूजेशन, वो आरोप, दैट द गवर्नमेंट्स मूव, की सरकार के जो मूव्स हैं, ये जो कदम है, एक्यूजेशन का मतलब आरोप, ये जो उनके कदम है, टू डाइल्यूट आर्टिकल 370, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कमजोर करना। ठीक है ना, तो आर्टिकल 370 को कमजोर करना एंड रीऑर्गेनाइज, दोबारा से संगठित करना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, किसमें, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज में क्या करना, उसको संगठित करना। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ना उसको, उसमें उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि इसको आर्टिकल 370 को तो क्या करना, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट का मतलब कमजोर करना। ठीक है ना, और जम्मू और कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरीज में बदल देना। ठीक है ना, उसमें रीऑर्गेनाइज कर देना। ठीक है, वर अकीन टू को आप नोट डाउन कर लो, पेन है ना पास में। अकीन टू का मतलब होता है सिमिलर, के समान, सिमिलर टू, और ये किसके समान बता दिया उन्होंने, टू ए फाइनल सॉल्यूशन ऑफ जीनोसाइड। देखो जीनोसाइड का क्या मतलब होता है, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। उन्होंने इसे नरसंहार के एक फाइनल सॉल्यूशन बोला उन्होंने कि ये तो वाकई में बिल्कुल किसके समान है, एक नरसंहार के समान है, फाइनल सॉल्यूशन है, नरसंहार के समान है फॉर द स्टेट, इस राज्य के लिए, एंड कॉन्ट्रावेंस यूएन लॉज, और साथ ही साथ कॉन्ट्रावेंस का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रावेंस का मतलब होता है उल्लंघन करना, और साथ ही साथ ही उल्लंघन किसका करता है, यूएन के लॉज का, जो यूनाइटेड नेशन के जो नियम है, कायदे कानून है ना, उनका भी उल्लंघन करता है, और साथ ही साथ एक नरसंहार के समान उन्होंने तुलना कर दी। साइड, CIDE, जिस मीनिंग के लास्ट में आ जाता है वो हत्या से रिलेटेड होता है, जैसे जीनोसाइड, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है ना, जैसे सुसाइड, ये साइड जिसमें आ गया, ये आत्महत्या से रिलेटेड, सॉरी हत्या से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही कंक्लूडेड विद रेफरेंस टू LOC टेंशन। अब क्या किया, कंक्लूडेड किया, कंक्लूडेड का मतलब लास्ट में उन्होंने क्या बात की, अपना निष्कर्ष जो दिया ना, विद रेफरेंस, वो किसकी बात करते हुए कहा, LOC की टेंशन, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसके बारे में, वहां जो टेंशन चली है, जो तनाव है, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया कि वेयर, जहां पर सीज फायर वायलेशंस हैव राइजन, जहां पर सीज फायर वायलेशन का क्या मतलब होता है, युद्ध विराम का उल्लंघन, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम, और वायलेशन का मतलब उसका उल्लंघन। तो फायर का जो वायलेशन हो रहा है, युद्ध विराम का जो उल्लंघन हो रहा है ना, इस स्पीच से उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया, एंडिंग ऑन एग्जैगरेटेड नोट। अब देखो एग्जैगरेटेड का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, एग्जैगरेटेड नोट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने क्या किया, अपनी बात रखी, नोट किया, संदर्भ दिया। लास्ट में जाते जाते उन्होंने जो अपना कंक्लूजन दिया ना, उन्होंने एग्जैगरेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक बात और अपनी नोट रख दिया वहां पे, दैट रेफर टू कश्मीर एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। देखो आप कहां जा रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया कि इसको एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर कोई भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, कोई घटना हो सकती है, कोई हिंसा हो सकती है, इसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब जहां पर न्यूक्लियर घटना या न्यूक्लियर हिंसा हो सकती है। ये उन्होंने क्या कह दिया लास्ट में जाते जाते, इसको संदर्भ दे दिया। मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड हो गया। एग्जैगरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। तो लास्ट में जाते जाते वो ये बोलते हैं कि कश्मीर में क्या हो सकता है, न्यूक्लियर जैसी भी घटनाएं हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर खान्स स्पीच कैन बी इजिली काउंटर्ड। मिस्टर खान की जो ये स्पीच है, जो उनका ये भाषण है, इसको आसानी से काउंटर किया जा सकता है, मतलब इसका आंसर दिया जा सकता है, इसका मतलब एक तरीके से आप इस पे अपने तर्क रख सकते हो। एंड डिसमिस्ड, और इनको खारिज भी किया जा सकता था। एज अ गवर्नमेंट हैज, और जैसा गवर्नमेंट ने किया भी, हैज का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसा गवर्नमेंट ने किया भी, मतलब गवर्नमेंट ने उनकी स्पीच को काउंटर किया, उस पर बातें अपनी रखी। पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड ऑफ माइनॉरिटीज। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान का खुद का जो रिकॉर्ड है ऑन माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यकों को लेके है, इंक्लूडिंग इट्स ओन लॉज, जिसमें क्या शामिल है, उनके खुद के कानून उन्होंने ऐसे इंक्लूड कर रखे हैं, उन्होंने खुद ने ऐसे कानून बना रखे हैं
दैट इवन प्रिवेंट, जो कि, ठीक है ना, दैट इवन प्रिवेंट, जो कि रोकते हैं, ठीक है ना, क्या रोकते हैं, प्रिवेंट का मतलब रोकते हैं माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिस, कि कहां से, कि वो क्या होल्ड नहीं कर सकते, क्या नहीं संभाल सकते, हाई ऑफिस। हाई ऑफिस का यहां पे मतलब है ऊंचे दर्जे के जो ऑफिस हैं, ऊंचे दर्जे के जो काम है, ऑफिशियल जो काम है ना, उनमें कौन नहीं जा सकता, माइनॉरिटीज जा ही नहीं सकती। ऐसे तो उन्होंने खुद ने कानून बना रखे हैं, हमारे पे तो चलो आरोप लग रहा है, लेकिन उन्होंने तो क्या करके ऐसे कानून ही बना रखे हैं कि उनमें कौन नहीं जा सकता, माइनॉरिटीज जा ही नहीं सकती। होल्डिंग हाई ऑफिस का मतलब हाई ऑफिस, हाई अथॉरिटीज वो बन ही नहीं सकते। कंप्लीटली डेमोलिश पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स टू अटैक इंडिया। अब देखो ये पूर्ण रूप से, कंप्लीटली क्या करता है, पूर्ण रूप से पाकिस्तान की इस योग्यता को खारिज करता है, खत्म करता है। कंप्लीटली डेमोलिश का मतलब क्या होता है, खत्म करना। यहां पे एक तरीके से क्या है, खारिज करना। पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स टू अटैक, क्रेडेंशियल का क्या मतलब है यहां पे, एक तरीके से योग्यता, क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना, उनकी योग्यता को क्या करता है, खारिज करता है। टू अटैक इंडिया, अटैक किस पे कर रहे हैं, वो भारत पे कर रहे हैं, इन बातों को लेकर, माइनॉरिटीज की बातों को लेकर, और वो इस दावे को क्या करते हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी, और इंडिया जो कि क्या है, अब भारत के बारे में बात करता है, विच का मतलब ये किसके लिए यूज है, इंडिया के लिए। इंडिया जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी, भारत जो कि है, भारत जो कि संवैधानिक रूप से घोषित एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत तो संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं समझता, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, सबको समान हक दिया गया है। और पाकिस्तान ने तो खुद के कानून में यह कर रखा है कि माइनॉरिटीज जो है वो ऊंचे ऑफिस तक जा ही नहीं सकते, बड़े अफसर नहीं बन सकते, और वो बात कर रहे हैं इंडिया की। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर खान्स एक्यूजेशंस ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म। अब मिस्टर खान के जो आरोप हैं, एक्यूजेशंस का मतलब आरोप, भारत के स्टेट टेररिज्म को लेकर, ठीक है ना, कम इवन एज हिज कंट्री फेसेस ए डिसीजिव मोमेंट एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन अक्टूबर। अब देखो ये क्या बात करता है कि मिस्टर खान का जो एक्यूजेशन, जो आरोप है ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म, यहां पर मतलब वो बात क्या करे कि जो मिस्टर खान ने जो आरोप लगाए हैं, ठीक है ना, स्टेट टेररिज्म को लेकर, ठीक है ना, राज्यों के अंदर जो आतंकवाद है उसको लेकर, कम इवन वो आए हैं, इवन एज, देखो इवन एज का मतलब होता है ठीक ऐसे समय पर, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय आए हैं। इवन एज का मतलब ठीक उस समय आए हैं। हिज कंट्री, जहां उसका खुद का देश फेसेस, सामना कर रहा है, एट डिसीव मोमेंट। डिसीव का मतलब, डिसीजिव मोमेंट का क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे, एक ऐसे निर्णायक क्षण पर, ठीक है ना, डिसीजिव का मतलब क्या है यहाँ पे, डिसीजन, ठीक है ना, डिसीजन से ये डिसीजिव बना है, एक ऐसे निर्णायक मोमेंट पे, निर्णायक क्षण पे, जहां पर क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन अक्टूबर, जहां क्या होगा, उन पर एक तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक, ठीक है ना, ये बनी हुई है, ये क्या करेगी, उनसे प्रश्न पूछेगी, पाकिस्तान को उनका सामना करना है, उनकी बातों का सामना करना है, किसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, कब, अक्टूबर में। वेयर पाकिस्तान हैज बीन केप्ट ऑन अ ग्रे लिस्ट, जहां पाकिस्तान रखा गया है, केप्ट ऑन का मतलब रखा गया है, अ ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट में उसको शामिल किया गया है, सिंस जून 2018, 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। और पाकिस्तान बात किसकी कर रहा है, स्टेट टेररिज्म की, जबकि पाकिस्तान को जवाब देना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, जो कि अक्टूबर में पूछेगी उनसे कि हाँ भैया आप बताओ अपनी बात। His accusations on the reorganization of Jammu and Kashmir, उनके जो है आरोप हैं on the reorganization of Jammu and Kashmir, जम्मू और कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वापस संगठित करने को लेकर, एंड ऑफ अटेम्प्टिंग डेमोग्राफिक चेंजेस, और साथ ही साथ क्या, डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब होता है जनसांख्यिकी परिवर्तन, जो उन्होंने वहां पे अटेम्प्ट किए हैं, उनके आरोप है ना कि भारत क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है अपने जनसांख्यिकी जो परिवर्तन कर रहा है, आर इक्वली स्ट्रेंज, वो बिल्कुल ही क्या है, अजीब है। गिवन पाकिस्तान हैज इटसेल्फ जस्ट डिक्लेयर्ड। अब देखो यहां पे एक बात कही, ये गिवन फिर है, मैं आपको मेंशन करता हूं, यहां पे जो गिवन यूज किया गया है, कई बार एडिटोरियल में आ गया, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि ये है ना बिल्कुल ही अजीब है। अगर इस बात को हम देखें, इस बात को कंसिडर करें कि पाकिस्तान ने स्वयं जस्ट डिक्लेयर किया है, घोषणा की है, गिलगिट बाल्टिस्तान अ प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र, एक प्रांत घोषित किया, किसको, गिलगिट बाल्टिस्तान को, एंड हैज कैरिड आउट द रीसेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर डिकेड्स। मतलब पाकिस्तान ने क्या किया है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ना एक क्षेत्र है, जो उसको एक प्रांत घोषित किया है, और वहां पे वो क्या कह रहा है, कैरिड आउट का मतलब क्या है, काम को किसी को आप अंजाम देते हो, काम को अंजाम दिया है, किसका, रीसेटलमेंट की, वो वहां पे रीसेटलमेंट करेंगे नॉन कश्मीरीज को इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना,
उसमें उनको क्या कर देंगे, रीसेटलमेंट करेंगे, मतलब वहां पे जाके उनको सेटल करेंगे। 4 डिकेड्स, जो दशकों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। अब बात करें वो भारत की, इवन इफ सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड, हाँ इवन इफ का यहाँ पे मतलब क्या है, भले ही, मतलब इवन इफ का मतलब क्या होता है, भले ही कुछ चिंताएं, कुछ मुद्दे हैं वर रेज्ड, वो उठाए गए हैं मिस्टर खान के द्वारा, आर ऑल्सो बीइंग डिबेटेड इनसाइड इंडिया। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, गंभीर बातें हैं जो मिस्टर खान के द्वारा उठाई गई हैं, ठीक है ना, इन इंडिया, इनसाइड इंडिया, वो उनमें भारत में भी क्या किया जा रहा है उनके बारे में सोचा जा रहा है, बात की जा रही है। सेंस द ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशंस, अब देखो यहाँ पे सेंस का क्या मतलब होता है, सेंस का मतलब होता है विदाउट, विदाउट द ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन, बिना किसी नाटकीय तरीके से चित्रित किए, बिना किसी नाटकीय तरीके से चित्रित किए हुए। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, ओवर ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, नाटकीय, ठीक है, तो ओवर ड्रामे का क्या मतलब होगा, कुछ ज्यादा ही नाटक किए जा रहे हैं। सेंस का मतलब क्या बन गया, विदाउट, तो बिना किसी नाटकीय, कैरेक्टराइजेशन का मतलब चित्रित किए गए हैं, तो बिना किसी नाटकीय तरीके से, ठीक है ना, बिना किसी नाटकीय चीज को इसमें शामिल किए हुए ये चित्रित किए गए हैं। दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री। अब देखो यहाँ क्या कहता है कि इनके ऊपर कोई ज्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए, बिना किसी ड्रामे के, ठीक है ना। देखो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं कि बिना किसी ड्रामे के आप इनका चित्रण कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और वो सीरियस हैं, उन पे हम क्या करेंगे, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है ना, बिना किसी क्या किए, बिना किसी ड्रामे के, ठीक है ना, बिना किसी नाटक के। दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री। अब ये है असली बात कि ये सारी बातें किसी दूसरे देश के दायरे में नहीं आती। परव्यू ऑफ अनदर कंट्री का मतलब भारत के खुद के आंतरिक मामला है ये, तो किसी दूसरे देश को इनके ऊपर निश्चित रूप से क्या नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। एंड नॉट लेजिटिमेट सब्जेक्ट, और ये कानूनी रूप से भी उनका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है का मतलब क्या हुआ, ये उनके मुद्दे की बात नहीं है। फॉर हिज एड्रेस, कि वो उन पे क्या करें, संबोधन करें, उनके ऊपर बोले, एट द यूएन, यूनाइटेड नेशन पे जाकर और वो उनके ऊपर बोले, ये कोई कानूनी बात नहीं है। उनको क्या मतलब है कि वो जाकर वहां पे इनके बारे में बोले, तो ये लेजिटिमेट का मतलब क्या, कानूनी सब्जेक्ट नहीं है, उनका मुद्दा नहीं है। फॉर हिज एड्रेस, कि वो संबोधित करें इस बात को, कहां जाकर, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जाकर। वाइल इंडिया कैन सेफली डिसरिगार्ड, अब देखो यहाँ वाइल से सेंटेंस शुरू है ना, इसका मतलब सेंटेंस पूरा कंप्लीट कैसे होएगा कि अगर भारत चाहे, वाइल इंडिया कैन सेफली डिसरिगार्ड हिज बाप्स, अगर जो भारत है ना वो चाहे तो सुरक्षित तरीके से, सेफली, डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर कर सकता है उनके कमेंट्स को। बाप्स का मतलब क्या होता है, उनके कमेंट्स को। भारत अगर चाहे ना तो उनकी इन बातों को, उनकी इस टिप्पणी को, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, सेफली डिसरिगार्ड, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। अगर इंडिया चाहे तो उनकी इन बातों को सेफली डिसरिगार्ड कर सकता है। अब बाप्स को आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसी टिप्पणी जो ज्यादा पॉजिटिव ना हो, आपके बारे में कोई ऐसी कोई टिप्पणी करता है ना जिसमें पॉजिटिविटी आपको कम लगती है, पॉजिटिविटी का अप्रोच कम होता है, दैट इज बाप्स, वो बाप्स होता है। इट मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेंट। अब देखो आप ध्यान से इसकी बात क्या कहता है कि भारत अगर चाहे ना तो आसानी से क्या कर सकता है, डिसरिगार्ड कर सकता है, इग्नोर कर सकता है उनकी इस नेगेटिव जो टिप्पणी है जिसमें पॉजिटिविटी कम है, इसको इग्नोर कर सकता है। इट मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेंट, लेकिन भारत को क्या नहीं है, उनकी इस इच्छा को कम नहीं आंकना चाहिए। अंडर एस्टिमेट का मतलब कम नहीं आंकना चाहिए, देयर इंटेंट, उनका जो इरादा है इसे कम नहीं आंकना चाहिए। एज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटेजी, ये क्या उनका हिस्सा रहा है, उनकी लार्जर स्ट्रेटेजी का, उनकी एक रणनीति का। टू कंसिस्टेंटली हर्ल, लगातार वो क्या करते हैं, हर्ल दीज एलिगेशन, भारत पर ये एलिगेशन, ये आरोप। हर्ल का मतलब वैसे तो होता है फेंकना, लेकिन यहां पर है लगाते रहना, कि ये आरोप है ना जो भारत पर हमेशा ही लगाता रहा है, कौन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत पे ऐसे जो आरोप है ना, ये क्या कंसिस्टेंटली मतलब लगातार लगाते रहा है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। इन द होप दैट, इस उम्मीद में, दैट सम ऑफ इट विल स्टिक, कि कुछ तो इनमें से क्या हो जाएंगे, आरोप, कुछ इल्जाम भारत पे फिक्स हो जाएंगे, लग जाएंगे। मतलब यूएन के अंदर वो ऐसे आरोप लगाता रहता है और उसकी उम्मीद है कि क्या पता 100 आरोप लगाता हूं, इनमें से कोई एक आरोप तो भारत के ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ये उसकी सोच है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटना। बाकी अगले एडिटोरियल में पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।